नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं एक नई वीडियो आप सभी के लिए लेके आया हूं। कमेंट सेक्शन में मुझे काफ़ी डाउट लग रहे थे बच्चों के एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के सभी के डाउट्स कवर कर देता हूं ताकि बच्चों को कन्फ्यूज़न ना रहे। और ये काफ़ी सीरियस मैटर है क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म भरने में अगर कोई दिक्कत हुई है तो उससे बच्चों को टेंशन हो जाती है। तो ये टेंशन दूर करने के लिए ही मैंने वीडियो बनाई है। मुझे पता है बच्चों को तैयारी करते वक्त कुछ चीज़ों का डाउट रहता है, तो उससे टेंशन नेचुरल है और आपकी पढ़ाई को इफ़ेक्ट करती है। तो ऐसा कुछ आप सभी के साथ ना हो, तो मैं उसको क्लियर करने के लिए ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म जो भरे गए हैं आप सभी के, उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में दिखाई दिए हैं, मैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा और उम्मीद है कि आप सभी के डाउट्स क्लियर होंगे। तो एक एक करके मैं सभी डाउट्स को लेता हूँ। तो सबसे एक मेन सवाल जो मुझे सभी बच्चों के द्वारा पूछा जा रहा है कि सर सभी डिपार्टमेंट्स फिल नहीं हुए हैं मेरे, तो क्या होगा। तो ऐसा है कि जो एडवर्टाइजमेंट निकली थी हमारी, तो उसमें जो पोस्ट थी वो थी, एक तो जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 जो कि हमारा सर्विसेज डिपार्टमेंट में थी। एक दूसरी थी हमारी लोअर डिवीजन क्लर्क इन दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, और तीसरी थी हमारी जूनियर असिस्टेंट इन SCRT, और चौथी थी हमारी जूनियर असिस्टेंट इन दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये सभी पोस्टें थी, आपको ये अपने हिसाब से फिल करनी थी। आप चाहते तो आप सभी को फिल कर सकते थे, और अगर आपकी इच्छा है कि मैं एक ही को फिल करूं या दो को फिल करूं तो आप वो भी कर सकते थे। तो ये बच्चों का डाउट आ रहा है कि सर मैंने एक प्रेफरेंस फिल की है, एक पोस्ट फिल की है, तो अब क्या मैं दूसरे में सिलेक्शन में ले पाऊँगा, क्या मैं दूसरी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाऊँगा। जैसे मैंने आप किसी ने भर दिया सिर्फ जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 इन सर्विसेज डिपार्टमेंट को टिक कर दिया है, तो क्या मुझे बाकी जो पोस्ट दूसरे डिपार्टमेंट की हैं उनमें मैं एलिजिबल होऊंगा। तो इसका जवाब है नहीं। अगर आपने जो पोस्ट अप्लाई नहीं की है तो आप उसमें एलिजिबल नहीं होंगे। तो मेन यही है, कंसेप्ट यही है इन पोस्ट का कि आपने जिस भी पोस्ट के सामने क्लिक किया है, एक चेक बॉक्स दिखा होगा आपको वहाँ पे छोटा सा, आपने जिसके सामने उसको टिक किया है, क्लिक किया है, आप उसमें आपने इसका मतलब अप्लाई किया है। और जो भी आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, उसमें आप सिर्फ उसी पोस्ट उसी डिपार्टमेंट के लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे। तो अगर किसी ने सिर्फ एक ही पोस्ट पे टिक किया है, अप्लाई किया है, तो वो सिर्फ उसी के लिए ही एलिजिबल होगा, दूसरी पोस्ट के लिए उसकी एलिजिबिलिटी नहीं होंगी। काफ़ी बच्चों ने बोला कि सर मैं गलती से मेरा ये हो गया है कि मैं एक ही के लिए फिल कर पाया। तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये क्या है, DSSB के जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसमें यही था कि अगर आपने जिसके सामने आप टिक करोगे आप उसी के लिए ही एलिजिबल माने जाएंगे। तो अगर आपने सभी के लिए किया है तो वेल एंड गुड, आप यानी सभी में पोस्ट में डिपार्टमेंट्स में आप फाइट करेंगे, आपके चांसेस सिलेक्शन के बढ़ जाएंगे। अगर आपने एक में किया है, जैसे किसी ने सिर्फ सर्विसेज डिपार्टमेंट में कर दिया है, तो जिसकी करीब 1672 पोस्ट है, तो आप 1672 पोस्ट के लिए आप फाइट करेंगे और आपका सिलेक्शन उनमें से ही होगा। तो मैं आशा करता हूँ ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है आप उसी पोस्ट के लिए ही एलिजिबल रहेंगे। तो पहला डाउट क्लियर हो गया। तो दूसरा है पोस्ट प्रेफरेंस कैसे मिलेंगी। तो देखो, अभी पोस्ट प्रेफरेंस का कोई अभी क्वेश्चन है ही नहीं। आप एग्ज़ाम दीजिए, पोस्ट प्रेफरेंस आपसे अभी नहीं मांगी जा रही, और पोस्ट प्रेफरेंस DSSB अपने हिसाब से ही करता है। तो आपसे अभी कोई पोस्ट प्रेफरेंस नहीं मांगी जा रही है और आगे भी शायद नहीं मांगी जाएंगी। DSSB अपने अकॉर्डिंग ही करता है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो दूसरा डाउट भी क्लियर हो गया आपका। तीसरा एक जो मेन काफ़ी बच्चों का सवाल आ रहा है कि सर भैया पोस्ट मतलब फ़ोटो जो अपलोड हुई है, पोस्ट कार्ड साइज़ और एक सिग्नेचर, वो तो सही हो गए हैं, लेकिन थंब इम्प्रेशन हमारा ब्लर आ रहा था। तो ये सभी का ही है, क्योंकि जो DSSB ने जो साइज़ मांगा गया है थंब इम्प्रेशन का, वो काफ़ी छोटा है। तो अगर आप उसको जूम करके देखेंगे अपने कंप्यूटर में या मोबाइल पे, तो वो आपको ब्लर ही दिखेगा। लेकिन वो अगर आपने उसी डायमेंशन में अपलोड किया है और वो अपलोड हो गया है, तो डेफिनेटली आपकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपका फॉर्म डेफिनेटली एक्सेप्ट होगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और रही बात फ़ोटो की,
तो आपकी पोस्ट कार्ड साइज़ 5/7 की मांगी गई थी। तो अगर आपने वो अपलोड की है तो वो एक्सेप्टेड रहेगी। आप अगर थोड़ा बहुत साइज़ डिफरेंस है तो वो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल फ़ोटो की जगह कुछ और ही अपलोड कर दिया है तो ऐसा वो तो चलेगा नहीं। लेकिन आपने फ़ोटो अपलोड की है, साइज़ में डिफरेंस था नहीं था, लेकिन वो अपलोड हो गई है और एक्सेप्ट कर लिया था ऑनलाइन सिस्टम ने, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ऐसा ही बैकग्राउंड से रिलेटेड एक भाई ने सवाल पूछा था कि बैकग्राउंड मेरा दूसरे कलर, जो भी उसने बोला ब्लू कलर का है ऐसा कुछ, तो बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है। आपका जो फ़ोटो मांगा गया था वो सही होना चाहिए, आप ही का होना चाहिए, मेन बात ये है। और आपके शोल्डर उसमें दोनों दिखने चाहिए। ये हो गया तीसरा डाउट क्लियर। एक और डाउट है नेम चेंज का। कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर मेरा नेम चेंज में प्रॉब्लम, नेम चेंज हुआ है ऐसा कुछ, तो उसके लिए आपको सपोर्टिंग प्रूफ दिखाना होगा। और लड़कियों के लिए मैं बोलूँगा कि अगर आपका मैरिज के बाद नाम चेंज हुआ है तो आपको उसका एक मैरिज सर्टिफिकेट ज़रूर साथ में लेके जाना जिस दिन एग्ज़ाम होगा। तो आपका या तो आधार कार्ड में नया नाम जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके साथ जाना, एक मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आपका शादी के बाद नाम चेंज हुआ तो आपको सर्टिफिकेट लेके ही जाना होगा। तो फीमेल के लिए एक ये डाउट रहता है कि नेम चेंज वाला, तो आपको मैरिज वाला सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। अगला है, एक भाई ने सवाल पूछा था कि मार्क्स में गलती हो गई है, 87 पॉइंट उसके कुछ मार्क्स थे और उसने सिर्फ 87 ही भरे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसमें ऐसा कुछ इशू होगा नहीं। अगर आपने पासिंग ईयर और पासिंग मंथ जो पूछते हैं DSSB, आपने वो करेक्ट भरा है तो उसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। 87 पॉइंट वाले में कुछ मुझे नहीं लगता दिक्कत होगी। अगर आप बिल्कुल ही आपके नंबर 87 है, आपने भर दिए 47, तो डेफिनेटली एक्सेप्टेड नहीं होगा वो। लेकिन अगर पॉइंट्स में कुछ वो है तो परेशानी नहीं होगी शायद से आपको। ये हो गया। एक था कि एक बच्चे का डाउट था कि पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो एग्ज़ाम में लेके जानी है क्या, एडमिट कार्ड जब आएंगे तो आपको नहीं लेके जानी होती। पहले मांगा करते थे, लास्ट टाइम जब मैंने दिया था एग्ज़ाम तो मैं लेके गया था, लेकिन अभी DSSB ने अपग्रेड कर दिया है तो ऑलरेडी आपको वहीं पे एक फॉर्मेट मिलेगा, एक पेज मिलेगा जिसमें ऑलरेडी आपकी फ़ोटो प्रिंटेड फॉर्म में, कलरफुल फॉर्म में होगी। तो आपको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में फ़ोटो। और एक सबसे ज़्यादा सवाल एक आ रहा है सर्टिफिकेट का, OBC SC ST सर्टिफिकेट, कि भैया OBC सर्टिफिकेट हमारा बाहर का है या SC ST सर्टिफिकेट बाहर का है तो क्या करें। तो देखिए SC और ST सर्टिफिकेट अगर आपका आउट ऑफ दिल्ली है तो भी आपका चलेगा DSSB में, लेकिन अगर OBC सर्टिफिकेट जो है वो आपका दिल्ली का है तो ही चलेगा। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, SC ST सर्टिफिकेट आपका बाहर का है तो आपका चलेगा, लेकिन अगर OBC सर्टिफिकेट आपका बाहर का है तो नहीं चलेगा, सिर्फ दिल्ली वाला ही OBC चलेगा। और अगर आपने फिर भी गलती से भर दिया है, आप आउटसाइड दिल्ली से हैं, आपने OBC भर दिया है तो आप जनरल में काउंट हो जाएंगे। अगर आपकी कट ऑफ जनरल में क्लियर होते हैं आप तो आप जनरल में काउंट किए जाएंगे, आपका कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही आपका कोई फॉर्म रिजेक्ट होगा, आपको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। तो आप इस बात की टेंशन मत लीजिए। काफ़ी बच्चों का सवाल था कि मैं अदर स्टेट से हूँ तो मैंने गलती से भर दिया है, OBC भर दिया है तो मैं क्या करूँ। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जनरल की कट ऑफ में अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली लिया जाएगा और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही मेन सवाल मुझे दिखाई दिए थे। और एक पूछ रहे थे कि एलिजिबिलिटी की मतलब एक भाई का सवाल था कि मेरा सर्टिफिकेट इस तारीख को बना है, फॉर्म इस 8 तारीख को निकले थे, ऐसा कुछ सवाल था। तो इसमें जो कट ऑफ डेट मैं बता देता हूँ, एलिजिबिलिटी की कट ऑफ डेट है वो है 7/2/2024। तो जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी एज है उसकी कट ऑफ डेट है 7/2/2024। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है क्वालिफिकेशन की, एज की, वो 7/2/2024 को मीट होनी चाहिए। 7/2/2024 को अगर आप सारा क्राइटेरिया मीट करते हैं तो आप एलिजिबल हो, नहीं तो नहीं हो। तो कट ऑफ डेट एक जो भी फॉर्म निकलता है उसमें पहले ही बता दी जाती है कि एज ऑन दिस डेट आपका जो भी क्राइटेरिया वो फुलफिल होना चाहिए। तो इस फॉर्म में था 7/2/2024
को ये क्राइटेरिया मांगा गया था। तो अगर आप इस दिन को वो क्राइटेरिया मीट कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर इस दिन नहीं कर रहे तो इशू होगा। तो दोस्तों होपफुली मैंने डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे मोस्टली बच्चों के। मैंने कोशिश की है कि सभी के मैं कमेंट्स में से डाउट्स फिल्टर करके जो भी कॉमन डाउट्स दिखते हैं, किसी का एक भी डाउट है तो मैं उसको नोट कर लेता हूँ, फिर मैंने कहा वीडियो बनाते समय वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर कमेंट्स सेक्शन में वो कमेंट करने वो बात पहुंचा सकता हूँ मैं उससे कमेंट के जरिए, तो मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर देता हूँ। लेकिन कुछ बातें वीडियो के जरिए बोल के ही समझाई जा सकती है, तो मैं उसके लिए वीडियो में समझा देता हूँ। बाकी अगर और भी कुछ आपके डाउट्स हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा उसका, आपका जो भी डाउट रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, और लास्ट में मैं यही कहूँगा, अगर आप यहाँ तक वीडियो आपने देखी है तो अच्छी बात है। मैं यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक का मतलब मेरा यही है कि मुझे लाइक आप करते हो तो मुझे फीडबैक मिल जाता है कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी या नहीं लगी। क्योंकि ऐसा होता है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अब मुझे पता नहीं चलता है कि बच्चों को वो अच्छी लग रही है, उनको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, या फिर मैं ही बस बनाए जा रहा हूँ। तो आप एक लाइक करके वो फीडबैक शो कर सकते हैं अपना। बाकी आप अपनी पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा इधर उधर की बातों में ध्यान मत रखिए। तो लास्ट में आपकी पढ़ाई ही काम आने वाली है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। तो ठीक है, सभी को थैंक यू वेरी मच।